हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर आ चुके हैं हम एक प्रण लेकर। क्या है वो? कि आज इस चैप्टर को फिनिश कर कर छोड़ेंगे। ओ, मेरा पेन नहीं चल रहा है। एक मिनट। हाँ, अभी देखते हैं। फिनिश कर कर छोड़ेंगे। ठीक है, आज इसे फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे लास्ट में। टाइमलाइन, सोर्सेज, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज जो मेन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सीधे उस पर जंप करेंगे, फिर उसके बाद एक क्विक रिवीजन। उसके बाद हम करेंगे अपनी क्लास आज ओवर। तो आज का टॉपिक है द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में जानना है। तो आपको मॉडर्न ह्यूमंस को क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस भी बोलते हैं। ठीक है। और जब हम वो टाइमलाइन पढ़ रहे थे तो उसमें जाना था हमने, ह्यूमंस का जो एग्जिस्टेंस, फर्स्ट एग्जिस्टेंस देखा गया था वो 3 लाख ईयर्स एगो देखा गया था। एक बार मैं आपको वो टाइमलाइन दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। तो ये टाइमलाइन आपको दिख रही होगी। होमोसेपियंस कब देखने को मिल रहा है? 3 लाख ईयर्स एगो देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ हमने वहाँ पढ़ ली थी। और आज हम इसी के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। दिस appears टू बी वेरी लॉन्ग yet it is only a tiny fraction of the earth history। मतलब ये हमें लग सकता है कि बहुत बड़ा समय है, लेकिन जब से अर्थ आई है तब से ये एक छोटा सा पार्ट है अर्थ का। ठीक है। तो अर्ली ह्यूमंस फेस्ड मैनी चैलेंजेस। जो शुरू के ह्यूमंस थे उन्हें काफ़ी सारे चैलेंज फेस करने पड़ते थे। अब वो कुछ नेचुरल भी होते थे, लिव्ड इन द बैंड और ग्रुप टू हेल्प ईच अदर। तो कुछ नेचुरल चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, और वो एक छोटे से बैंड या ग्रुप के रूप में रहते थे। ठीक है। ग्रुप के साथ रहते थे ताकि वो उन चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर पाए, उनसे फाइट कर पाए, टू लिव। ठीक है। तो पहला तो उनका चैलेंज यही था ना कि जिंदा रहना, क्योंकि चारों तरफ क्या थे? जंगल ही जंगल थे, एनिमल्स देखने को मिलते थे। तो पहला उनसे बच के रहना। और वो ऐसे कैसे कर पाते थे? एक बैंड या ग्रुप के रूप में रहते थे। दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर, फूड। वर मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स। ज्यादातर वो कैसे लोग थे? हंटर और गैदरर, मतलब शिकार करके खाने वाले लोग थे। दिस मीन्स दे रिलाइड ऑन हंटिंग, कलेक्टिंग एडिबल्स और प्लांट्स फ्रूट फॉर देयर सर्वाइवल। आर एंसेस्टर्स also had certain belief about the natural element, possibly notion of afterlife, which means जो शुरुआती लोग थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो हंटर और गैदरर्स थे। हंटर मीन्स शिकार करके खाना, गैदरर्स मीन्स ईडेबल्स, जो खाने वाला लायक चीज़ है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो नेचुरली आपको जंगल में मिल गई, उनको इकट्ठा करके लाके खाते थे। और वो ऐसे ही अपने जीवन के लिए सरवाइव करते थे। और पॉसिबली वो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव रखते थे। मतलब नेचुरल एलिमेंट थे, तो वो क्या करते थे आफ्टर लाइफ में भी, कि अभी हम यहाँ से अगर हमारी डेथ हो गई तो इसके बाद भी एक और लाइफ है। डेथ के बाद कौन सी लाइफ है? आफ्टर लाइफ। वहां भी उस पर भी बिलीव रखते थे। आई होप अर्ली ह्यूमंस के बारे में आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें समझ में आ रही होंगी। इनका एग्जिस्टेंस कहाँ से देखा जाता है? होमोशेपियंस बोलते हैं 3 लाख ईयर्स अगो हम इन्हें देख पाते हैं। और ये क्या है? नेचुरल डिजास्टर, काफी सारे चैलेंजेस जो इन्हें फेस करने पड़ते थे, उन्हें एक ग्रुप में या बैंड बनाकर उन्हें फेस करते थे। और शुरुआत में लोग क्या थे? हंटर और गैदरर्स। हंटिंग मतलब जानवरों को मार के खाना, और गैदरर मतलब ईडेबल्स, जो भी आपको फ्रूट्स मिल गए कहीं पर, प्लांट्स के पेड़ मिल गए जो खा सकते हैं, या वेजिटेबल्स आपको कहीं देखने को मिल गई, तो उन्हें गैदर करके इकट्ठा करके लाकर खाते थे और ऐसे सरवाइव करते थे। और ये लोग आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। जो एक पिक्चर आपको ऐसे देखने को मिलती है, जहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कुछ लोग आग जला रहे हैं, ये कुछ हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं, ये कुछ और पका रहे हैं, ये कहीं गैदरिंग कर रहे हैं, वो क्या, बटोर कर ला रहे हैं फ्रूट्स वगैरह। ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। तो ये क्या है? टेम्परेरी कैंप्स में रहते थे, या फिर रॉक शेल्टर में, जो गुफाएं वगैरह होती हैं, केव्स होती हैं, उनमें रहते थे। शुरू में घर बनाना नहीं सीखा था या फिर आता नहीं था। शुरुआत की बात करें, बिल्कुल शुरुआत। और यूज्ड फायर एंड स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, देयर मेड देयर लाइफ इजियर।
लाइक इम्प्रूव्ड स्टोन एक्सेस, ब्लेड्स, एरो हेड्स एंड अदर टूल्स। धीरे धीरे ना ये लोग भी प्रोग्रेस करते गए, जैसे आज हम प्रोग्रेस करते हैं, तो ये लोग ने क्या किया, फायर को यूज करके उन्होंने अपनी लाइफ इजी बनानी शुरू कर दी। आपके जो टूल्स थे, स्टोन टूल्स थे, स्टोन की एक्सेस थी, मतलब पत्थर की एक्सेस होती थी पहले। जब आपको मेटल नहीं मिला था तब पत्थर की एक्सेस, पत्थर से मार के, जानवरों को मार के हंटिंग करते थे। ब्लेड्स बनाने शुरू कर दिए, यानी पत्थर को नुकीला बनाना शुरू कर दिया। एरो हेड्स बनाने शुरू कर दिए, विच मीन्स भाला जैसा देखा आगे से पहना होता है वैसा करना शुरू कर दिया। और बाकी के टूल्स बनाने शुरू कर दिए ताकि वो अपने लाइफ को या फिर वो अपने काम को ज्यादा अच्छे से कर पाए और आगे प्रोग्रेस कर पाए। एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ विजिबल, रॉक पेंटिंग। अब इनकी लाइफ के जो अलग अलग चीजें हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, उनके प्रूफ रॉक पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ केव ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब 100 ऑफ केव हैं, मतलब 100 केव हैं, हजारों केव हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, कि वहां पर ऐसी पेंटिंग देखने को मिलती है जहां पर उन्होंने अपनी चित्रकारी बताई है कि हम लोग हंट भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं, साथ में बैठते भी हैं, गाना भी गाते थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने पेंटिंग के थ्रू, मैसेज जो हम जैसे कोई बोल नहीं पाता तो वो ड्रॉ करके साइन करके बताता है, तो इनके पेंटिंग्स के थ्रू हमें आज पता चलता है कि वो क्या क्या करते थे। जो करते होंगे वही वो ड्रॉ कर पाते होंगे, राइट। तो ऐसी चीजें हमें रॉक पेंटिंग के थ्रू जानने को मिलती हैं। सम ऑफ दिस पेंटिंग डिपिक्ट सिंपल फिगर, तो कुछ कुछ इनमें से पेंटिंग जो कि सिंपल सिंबल्स बताते हैं, कुछ डिटेल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी सीन का, एनिमल का, ह्यूमन का, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। इन टाइम्स दीज अर्ली ह्यूमंस लर्न मेकअप सिंपल ऑर्नामेंट्स, धीरे धीरे इन्होंने सिंपल ऑर्नामेंट्स बनाने शुरू कर दिए, ज्वेलरी बनानी शुरू कर दी, सच एज स्टोन शेल बेड्स, पेंडेंट्स बनाने शुरू कर दिए, एनिमल टीथ के पेंडेंट्स बनाने शुरू किए। उस समय गोल्ड और सिल्वर तो मिला ही नहीं था, तो वो किससे, जो भी चीज सुंदर दिख रही है, शाइनी दिख रही है, जैसे एनिमल टीथ शाइनी होते हैं, या फिर विक्ट्री का सिंबल बना के आप उन्हें यूज कर पाते हैं, तो ऐसे बनाकर यूज करते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे। समटाइम एक्सचेंज विथ अदर ग्रुप, और कभी कभी वो अदर ग्रुप्स यानी दूसरी जो पार्टी होती थी, मतलब दूसरा ग्रुप होता था, उनके साथ ये चीज एक्सचेंज भी करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट क्रॉप। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ। होमोसेपियंस हम ह्यूमंस को बोलते हैं, 3 लाख ईयर्स पहले हमारा एग्जिस्टेंस देखा गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो नेचुरल चैलेंजेस थे उनसे बचने के लिए ग्रुप और बैंड बनाने शुरू किए। और हम लोग पहले किस पे डिपेंडेंट थे, मेजरली हंटिंग और गैदरिंग पे। हंटिंग भी किन टूल्स से, पत्थर वगैरह से किया करते थे, क्योंकि शुरू में टूल्स बनाने सीखे नहीं थे, कोई मेटल भी नहीं मिला था, तो पत्थर वगैरह से। फिर धीरे 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 हमने क्या किया, उनको समझकर उन्हें शार्प करना शुरू कर दिया, ताकि जब भी हंटिंग करने जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है। और गैदरिंग में फ्रूट प्लांट, कोई ट्री या फिर कोई प्लांट जो अच्छा है, खाया जा सकता है, उनके बारे में भी उनको भी इकट्ठा करना शुरू किया। आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे। फिर हमको इनके बारे में इतनी जानकारी कैसे मिल पाती है, रॉक पेंटिंग के थ्रू, इनके ऑर्नामेंट्स जो मिले हैं, जैसी जैसी चीज़ें इनके बारे में और पता चली हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बढ़ के आया ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ढूंढते हैं और जानते हैं कि ये कैसे कैसे आगे इन्होंने ग्रो किया होगा या प्रोग्रेस की होगी। फिर फर्स्ट क्रॉप के बारे में आते हैं। ओवर लॉन्ग एजेस अर्थ क्लाइमेट हैज गॉन थ्रू मैनी चेंजेस। अब काफी लंबे समय में ना हमारा अर्थ का क्लाइमेट काफी चेंज हुआ है। जैसे ही 12,000 ईयर एगो हमारी जो आइस एज कंप्लीट हुई, मतलब अर्थ का क्लाइमेट थोड़ा सा फेवरेबल होने वाला, वार्म होने लगा। आइस धीरे धीरे पिघलने लगी, और वाटर कहाँ चला गया, रिवर्स में आने लगा, ओशियंस में जाने लगा। और आइस एज कहाँ, लास्ट कहाँ देखने को मिलती है, 1 लाख साल पहले या 12,000 साल तक हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है। तो 1 लाख ईयर एगो टू 12,000 ईयर एगो ये आइस एज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आफ्टर आफ्टरवर्ड्स लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव फॉर ह्यूमन, उसके बाद थोड़ी सी सर्दी कम हुई तो ह्यूमंस के लिए लिविंग कंडीशंस बनने लगी, और उन्होंने सेटल डाउन करना शुरू कर दिया, उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया। और सेटल होना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे खेती भी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने दालें, ग्रेन्स वगैरह उगाने शुरू कर दिए, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, जैसे कैटल, गोट, इनको पालना शुरू कर दिया। फिर
फूड अवेलेबल होने लगा तो उन्होंने कम्युनिटी का साइज ग्रो करने लग गए। अब ये कम्युनिटीज ना हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं डिटेल में आपको ये कम्युनिटी टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो धीरे धीरे ये कम्युनिटीज का साइज ग्रो होने लगा, ये नदियों के किनारे रहने लगे। क्यों? प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आया ना, फर्टाइल लैंड होता है और आपको वाटर अवेलेबिलिटी हो जाती है, सारी चीज़ें रिसोर्सेज आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पर, और नेविगेशन आपको इजीली मिल जाता है। तो इसलिए रिवर के किनारे सेटल होने लगे। दिस वाज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ सॉइल वुड मोर फर्टाइल। इट मेड प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ईजियर। मतलब वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, इसीलिए उन्होंने इसके पास रहना शुरू कर दिया, और ताकि वो आराम से खेती कर पाते हैं। अब जैसे जैसे ये कम्युनिटीज ग्रो होने लगी, उनकी सोशल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी। ठीक है? तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आया किसका? लीडर्स का और कैप्टन्स का। मतलब एक कबीले का एक राजा तो होना चाहिए। ठीक है? जब ये सोसाइटीज ग्रो होने लगी तो पहले किसी का इंडिविजुअल चीज नहीं होती थी। किसी भी चीज पे मान लीजिए ये एक लैंड है तो यहाँ सभी मिलके काम कर रहे हैं, सभी बांट कर खाएंगे। ऐसा नहीं होता था ये रामू की जमीन है और यहाँ से श्यामू की जमीन शुरू हो गई, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो ऐसा नहीं होता था। तो पहले सभी लोग मिलकर काम करते थे और सभी लोगों की बराबर ओनरशिप होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे कम्युनिटी ग्रो करती है तो एक लीडर भी निकल के आता है, कैप्टन भी निकल के आता है, जो सभी के भले के लिए काम करता है। ठीक है? ऐसी चीजें भी आने लगी। और फिर उसके बाद छोटे छोटे हेमलेट्स बनने लगे। हेमलेट्स ग्रो हुए तो विलेज बनने लगे। हेमलेट्स मैंने आपको बताया था ना, विलेज का छोटा भाई, छोटे छोटे एरिया में कुछ लोग रहने लग जाते हैं तो उसे हेमलेट बोल देते हैं, और बहुत सारे हेमलेट मिलके क्या बना लेते हैं? एक विलेज बना लेते हैं। ठीक है? तो अगर हेमलेट्स ग्रो करने लगे, साइज बढ़ गया, तो वो विलेज में कन्वर्ट हो गए, जहां पर उन्होंने एक दूसरे से क्या, खाना, क्लोथिंग, टूल्स एक्सचेंज करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ने लगा, एक दूसरे से बातें करने लगे लोग, और धीरे धीरे ग्रो करने लगे, और धीरे धीरे छोटे छोटे टाउन्स बन गए। तो पहले हेमलेट बने, हेमलेट से लोगों ने मिलजुल कर रहना शुरू किया तो विलेज बने, विलेज से टाउन बन गए। ठीक है? और धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजीज आने लगी, जैसे कि लोग कल्टीवेशन सीख गए भाई, कम्युनिटी बन गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग ज्यादातर अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ाएंगे ही भाई, थोड़ा सा शो ऑफ भी करेंगे। तो उन्होंने पॉटरी बनाना शुरू कर दिया, मटके वगैरह पॉट्स बनाना शुरू कर दिया, और मिट्टी के और ऑब्जेक्ट बनाने शुरू कर दिए। मेटल की खोज हो चुकी थी, कॉपर सबसे पहले मिला था। ये ध्यान रखना, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कॉपर पहले मिला था या आयरन पहले मिला था, तो सबको लगता है लोहा पहले मिला होगा। नहीं, सबसे पहले खोज हुई थी कॉपर की, फिर आपको आयरन मिला था। तो जब मेटल मिल गया तो उनके टूल्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है? तो जिससे उन्हें ऐसे टूल्स मिलने लगे जो कि बहुत हार्ड होते थे, और लंबे समय तक चल पाते थे और इजी टू हैंडल होते थे। और इनके फिर उन्होंने ऑर्नामेंट्स भी बनाए, जो डेली यूज में काम कर पाने वाले ऐसे टूल्स और जनरेट करने शुरू कर दिए। ऐसी सारी चीजें यहाँ पर डेवलप हो गई। ठीक है? एक स्टोरी की तरह ही लग रहा है ना, कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा कि भाई बहुत कुछ बड़ा पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं। बस एक दो टर्म्स हैं, जैसे हेमलेट, हेमलेट से विलेज बना, विलेज से टाउन बना, लीडर्स आ गए। तो एक स्टोरी की तरह कि सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई होगी। सबसे पहले सब अपना अपना काम करते थे, हंटिंग गैदरिंग करने लगे, फिर लेकिन काफ़ी सारे नेचुरल चैलेंजेस उन्हें देखने को मिले तो उन्होंने ग्रुप बनाने शुरू किए। ग्रुप बनाने शुरू किए तो हेमलेट बन गए, हेमलेट बन गए तो फिर उन्होंने विलेज पर, धीरे धीरे और बड़ा हो गया तो विलेज बन गए, विलेज बहुत सारे मिल गए तो टाउन बन गए। ठीक है? फिर दिस स्टेज प्रिपेयर्ड फॉर इमर्जिंग व्हाट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, और इतना होने के बाद एक सिविलाइजेशन इमर्ज होकर आ गई। For now, it is important to remember that this early progress of humanity had to face many challenges. अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ह्यूमैनिटी को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। क्लियर है इतना? इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कल्टीवेशन कर रहे हैं, और डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया, घर बनाने भी शुरू कर दिया। ठीक है? यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक है? एक बार हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्विक रिवीजन करेंगे और ओवर करेंगे आज की क्लास को। ठीक है? बिफोर वी मूव ऑन, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं और पढ़ने हैं। वी हैव एक्सप्लोर्ड सम वेज टू लर्न अबाउट आवर पास्ट।
मतलब यहाँ पर हमने जाना कि कुछ अलग अलग वेज हैं कि हमारे पास को कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन का, उसकी मदद से हमने जाना कि हिस्टोरिकल इवेंट जो डिफरेंट टाइम पर हुए हैं वो कब और कैसे हुए होंगे, और अलग अलग तरीके भी जाने। ईयर और डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम्स के बारे में भी पढ़ा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज़ फर्स्ट क्लास जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसे पढ़ लेंगे, उसे एक बार और रिवाइंड करके देख लेंगे। फिर सोर्स ऑफ हिस्ट्री जाने, कौन कौन से सोर्स होते हैं, कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे उन सोर्सेज के थ्रू इंटरप्रेट किया जाता है हिस्टोरिकल इवेंट को, उसके बारे में भी जाना। वी हैव ऑल्सो ब्रीफ्ड लुक्ड इनटू द लाइव्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस एंड हाउ ह्यूमन सोसाइटी ग्रो मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम। तो हमने ये भी जाना कि अर्ली ह्यूमंस और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में कैसे ग्रो किए, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी, कैसे उनका टाइम आगे निकला, कैसे उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, कल्टीवेशन कैसे शुरू की, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कैसे शुरू किया, फिर इंडिविजुअलनेस नहीं थी तो फिर कैसे उनके लीडर्स और कैप्टन्स निकल के आए, उसके बारे में भी जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर की हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट एज अ प्रोजेक्ट, राइट द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली की हिस्ट्री लिखनी है, जैसे कि और कौन कौन से सोर्सेज यूज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो सारे सोर्सेज आप ठीक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पुराने पिक्चर्स हो सकते हैं, कोई मेमोरी हो सकती है, आपके पेरेंट्स से पूछकर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, कैन यू कंपेयर हिस्टोरियंस टू डिटेक्टिव। अच्छा, हिस्टोरियंस को डिटेक्टिव से कंपेयर किया जा सकता है, उसके लिए रीजन भी देना है। अच्छा, एक बात बताइए, हिस्टोरियंस क्या करते हैं, कहीं से कुछ ना कुछ प्रूफ्स या फिर आपके कुछ ना कुछ टेक्स्ट या कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस। वो भी तो सेम काम कर रहे हैं, और वो ढूंढ कर क्या कर रहे हैं, दोबारा से सारी चीजें रिक्रिएट कर रहे हैं कि शायद वहां पर ऐसा हुआ होगा, लोगों ने पॉटरी शुरू की होगी, यहाँ पर ग्रेन्स मिले हैं, ग्रेन्स के प्रूफ मिल रहे हैं तो उन्होंने खेती भी शुरू की होगी। अच्छा, ग्रेन्स कहीं पर जले हुए दाने भी मिले हैं तो शायद वो पकाना भी सीख गए होंगे। या फिर कुछ क्या बोलते हैं, इंसानों को आपके डॉग्स के साथ बरी भी किया जाने लगा, आगे बढ़ाऊंगा मैं ये, तो शायद डॉग्स का डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया होगा। कुछ कुछ हॉर्सेस के रिमेनिंग मिले हैं, शायद हॉर्सेस को भी पालना शुरू कर दिया होगा। तो ऐसी सारी चीजें मिलने लगी, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये बिल्कुल ही डिटेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, जो भी वहां पर सबूत गवाह जो भी चीजें मिली उनके बेसिस पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही हिस्टोरियन भी क्या काम करते हैं, एज ए डिटेक्टिव की तरह वर्क करते हैं, वो भी सारी चीजों को, सबूतों को, गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और किसी एक फाइनल स्टोरी पर पहुंचते हैं। ठीक है, डिटेक्टिव की तरह। a few exercise with dates। अच्छा, प्लेस दीज डेट्स क्रोनोलॉजिकली, आपको कुछ डेट्स दे रखी हैं, इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो इसके लिए मैं हिंट कर देता हूँ, आप पहले एक ऐसी लाइन बना लेंगे, फिर मार्क करते हुए चलेंगे, जैसे सीई तो आपका इस तरफ आएगा, बीसीई आपका इस तरफ आएगा, सीई फिर से इस तरफ आएगा, फिर बीसीई इस तरफ आएगा, बीसीई आपके लेफ्ट में आएगा, सीई राइट में आएगा, सीई राइट में आएगा। अब इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, इफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बॉर्न इन 320 सीई, अगर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, मान लीजिए यहाँ अपन दोनों, एक चीज और, जीसस क्राइस्ट का जन्म यहाँ हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मान लीजिए यहाँ हो रहा है 320 सीई में, यहाँ पर हुआ है, बिलोंग टू, एंड हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बुद्धाज बर्थ, बुद्धा के जन्म के बाद 560 बीसीई में बुद्धा का जन्म हुआ था, तो ये बुद्धा के जन्म से कितने साल बाद इनका जन्म हुआ। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, 560 प्लस 320 माइनस 1 करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर 1 से सीधा नेक्स्ट 1 पे जंप कर गए अपन। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ से -1 कर दिया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं आपको दोबारा ये चीज समझा दूंगा, तब तक आपको एक बार कोशिश करके आना। फिर झांसी की रानी 1828 में उनका बर्थ हुआ था, और विच सेंचुरी डिड सी बिलोंग टू, हाउ मेनी इयर्स वॉज दैट बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस से कितने पहले। ठीक है, किस सेंचुरी में थी, आपको मैंने बताया था ना, 0 से 100 तक
क्या थी ये, फर्स्ट सेंचुरी थी। और 101 से 200 तक सेकेंड सेंचुरी थी। और अभी जिस सेंचुरी में 2000 से 2000, एक मिनट मैं इसे नीचे लिख रहा हूँ, 2100 तक, 2001 से 2100 तक कौन सी सेंचुरी में है, 21st सेंचुरी में। ठीक है। और अब आपको बताना है कि झांसी की रानी थी वो किस सेंचुरी में थी। तो ये आपका टास्क है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये मैंने हिंट कर दिया है, आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर टर्न 12,000 ईयर एगो इन आ डेट, अगर आज से 12,000 साल पीछे जाना है तो एक डेट में बताइए। सेम टाइमलाइन वाला क्वेश्चन है, टाइमलाइन में रखेंगे। आज से 2,000 साल तो ये हो गए, और फिर 10,000 साल और पीछे जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपको बताना है कि वो डेट क्या होगी। फिर प्लान अ म्यूजियम, जैसा मैंने आपको बताया था, म्यूजियम में विजिट कीजिए, वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर क्या क्या रिसर्च की जाती है, ब्रीफ में क्या क्या चीज़ें निकाली जाती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें आपको जब क्वेश्चन नंबर 4 में करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आर्कोलॉजिस्ट को आप स्कूल में बुला सकते हैं अपने स्कूल में, या फिर आप किसी आर्कोलॉजिस्ट से कभी मिलने का मौका मिले तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं कि और डिटेल में कैसे क्या होता है, कैसे आप एक्सकवेशन करते हैं, कैसे आप स्टडी करते हैं इन चीज़ों को, और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं अपना सबसे फर्स्ट में, एक कंप्लीट रिवीजन करते हैं, उसके बाद करते हैं अपन अपनी क्लास ओवर। तो टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। आपका थीम भी चल रहा था। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चंस के बारे में जाना कि हिस्टोरिकल टाइम क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं, ह्यूमन लाइफ्स के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने नेशनल म्यूजियम का ब्यूटीफुल सा सीन देखा। फिर उसके बाद आए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में, जिसमें हमने हिस्ट्री, फॉसिल एरा, ग्रिगोरियन कैलेंडर, और आपका ऑस्पेसियस डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम के बारे में पढ़ा। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरियंस, जेनेटिक्स, आफ्टर लाइफ, वेलफेयर और हेमलेट के बारे में जाना। फिर हमने टाइमलाइन की मदद से हम पास्ट को कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में जाना, टाइमलाइन डिटेल में पढ़ी। फिर उसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़े, जिसमें हमने जियोलॉजिस्ट, प्लेंटियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आपके आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में जाना। फिर हमने टाइम को मेज़र कैसे करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से वो जाना, कैलेंडर के बारे में बेसिकली पढ़ा है यहाँ पर। फिर हमने बीसी, बीसीई और एडीसीई के बारे में जाना। फिर आपने स्केल्स देखी दो तीन। फिर हमने टाइमलाइन के बारे में और डिटेल में जाना। फिर हमने एक प्रेजेंट टाइम की टाइमलाइन के बारे में पढ़ा। जीसस क्राइस्ट के 320 टू 320 सीई में किसका बर्थ हुआ था। तब तक याद कीजिए, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन करके आया, फिर मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। पंचांग के बारे में कुछ पढ़ा। फिर उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ स्टडी, हिस्ट्री पढ़े। फिर अलग अलग तरीके कौन कौन से होते हैं सोर्स के वो जाने। फिर उसके बाद हमने ह्यूमंस के बारे में, बिगिनिंग कैसे हुई उसके बारे में जाना। फिर उनके फूड के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने वहाँ जाना कि हैमलेट से विलेज कैसे बने, विलेज से आपके टाउन्स कैसे बने, सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। फिर हमने लास्ट में एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने लगाए क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो। और लास्ट में फिर से आपको कह रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, सब्सक्राइब करना, हिट दैट रेड बटन एंड ऑन द नोटिफिकेशन। और जब भी आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन जब भी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर चुके होंगे, तो सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी नई क्लास हुआ करेगी, जो भी मैं शुरू कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको मिल जाया करेंगी। और कीप रिवाइजिंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इन लास्ट, जय हिंद, जय भारत।